खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत से नंबर पूरा नहीं हुआ। 2-3 दिन तक इंतज़ार होता रहा। पार्लियामेंटेरियंस को भी बिठा के रखा गया। सेनेटर्स आए थे, मियां नवाज शरीफ साहब खुद लाहौर से आकर यहाँ बैठे रहे। कल तवक्को ये की जा रही थी कि कल किसी तरीके से ये मुसवदा पेश हो जाएगा पार्लियामान में और आइनी तरामीम हो जाएंगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। बल्कि ऐसा भी नहीं हुआ कि कुछ करीब करीब दिखाई किसी मौके पर जाकर दे रहा हो, बल्कि वो लम्हा ही नहीं आया शायद कि जहां पर ये दिखाई भी दिया हो कि अभी ये कुछ देर में हो जाएगा, बल्कि बहुत कोसों दूर नजर आई अपोजिशन और हुकूमत इस पर इत्तफाक करने से। और इत्तफाक के बगैर नंबर पूरा करना मुमकिन नहीं था। कम अज़ कम मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिलाए बगैर तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। और मौलाना फजल रहमान साहब के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी दूर नहीं किए जा सके और ये मामला अब कम अज़ कम 2 हफ्तों के लिए टल गया है। वज़ीर आज़म साहब अदम दस्तयाब होंगे पाकिस्तान में, उनको अमेरिका जाना है, वहाँ से वापस आएंगे तो इस दौरान शायद कोई इत्तफाक़ राय हो जाए। आज फिर बिलावल साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है। इस मुलाकात का आउटकम ये निकला है कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि हाँ, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये तो दूर होने चाहिए। तो ये एक बड़ा इत्तफाक़ राय हमारे सामने आया है इसमें। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो मुसवदा लीक हुआ है, जो अभी सामने नहीं आया था ऑफिशियली किसी भी फरीक के, बल्कि कल सबसे ज़्यादा शोर इसी बात पर मचा रहा कि भाई हमें मुसवदा दें। मौलाना फजल रहमान कहते रहे हमें मुसवदा दें, तहरीक इंसाफ कहती रही हमें मुसवदा दें। ये मुसवदा ऑफिशियली तो जारी नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जो लीक हुआ है और ये मैच करता है, ये लीक शुदा मुसवदा मैच करता है उन पॉइंट्स के साथ जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, लॉ मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहे हैं। यानी इससे वो इख्तिलाफ नहीं कर रहे। जो बातें हमारे सामने इस मुसवदे में आई हैं, जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, कमोबेश यही बातें जो हैं वो उन्होंने पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर भी आजम तारड़ साहब ने कही हैं। इसके पॉइंट्स क्या हैं तो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले मेहमानों का तारुफ करा दूं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब, खुश आमदीद। हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, खुश आमदीद। रियासत आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया रियासत साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मुसवदे में है क्या और किस तरह से ये जो आईनी और कानूनी तरामीम है, ये 50 से ज़ायद आर्टिकल्स में तरामीम की तजवीज़ की गई हैं। 50 से ज़ायद आर्टिकल्स। आइन के आर्टिकल सबसे पहले जो 17 है, आइन के आर्टिकल 17 में मुजवज़ा तरमीम के तहत सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नई वफाकी आईनी अदालत को दिया जाएगा। आर्टिकल 63A में मुजवज़ा तरमीम से पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ वोट डालने वाले मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार करने का कहा गया है और मुनहरिफ अरकान की रुकनियत से मुतल्लिक हतमी फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से नई वफाकी आईनी अदालत को देने का कहा गया है। यानी बहुत सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से मुंतकिल हो जाएंगे, जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी उसके पास चले जाएंगे। इसी तरह से 175A में भी तजवीज़ जो है वो किया गया है तरमीम को। आला अदलिया के जजों की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की साख्त में तब्दीली की गई है। कमीशन की सरबराही वफाकी आईनी अदालत को देने के साथ साथ इसमें 4 अरकान पार्लियामेंट, 2 सेनेटर, 2 MNAs को शामिल करने का कहा गया है। फिर 175 में एक और तजवीज़ जो है वो तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके तहत वफाकी आईनी अदालत जो नई बनने जा रही है अदालत, उसका चीफ जस्टिस इस अदालत के 3 सीनियर 3 जजों में से एक लगेगा। कौमी असम्बली की कमेटी वफाकी आईनी अदालत के 3 सीनियर 3 जजों में से एक को नामजद करके वज़ीर आज़म को भेजेगी। फिर 175 में मुजवज़ा तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर 3 जजों में से होगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर की सिफारिश कौमी असम्बली की 8 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी वज़ीर आज़म को एक नाम भेजेगी, वज़ीर आज़म तैनाती के लिए सदर को इरसाल करेंगे। यानी आप देख रहे हैं कि रोल वज़ीर आज़म का और पार्लियामान का वो बढ़ जाएगा सदर और चीफ जस्टिस लगाने के लिए। फिर इसी तरह से 175A के बाद नए आर्टिकल 175B के इजाफे की तजवीज़ की गई है। इस मुजवज़ा आर्टिकल से मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम हो जाएगी। एक सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, एक ये नई अदालत बनेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी। आइन में नए आर्टिकल 178A का इजाफा भी तजवीज़ किया गया है। इस आर्टिकल में वफाकी आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस मुकर्रर की गई है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 बरस मुकर्रर की गई है। आइन के आर्टिकल 179 में मुजवज़ा तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 बरस मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस से मुतल्लिक आर्टिकल 184 है, इसको तब्दील करके तमाम दायरा इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को देने की तजवीज़ है। नए मुजवज़ा आर्टिकल 184(3) के तहत तमाम केसेस को वफाकी आईनी अदालत के तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुना करेगी। आर्टिकल 184 में मुजवज़ा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस आर्टिकल के तहत चलने वाले तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात फौरी तौर पर शिफ्ट हो जाएंगे
वफाकी आईनी अदालत के पास। मुकम्मल इंसाफ के बारे में 187 जो है, जो अभी हमने देखा था कि 8-5 से एक फैसला आया था 12 जुलाई का, उसमें भी कहा गया था कि जी 187 का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट जस्टिस के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। अब इसमें हुकूमत यह कह रही है कि इस आर्टिकल के तहत वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे इख्तियार से हटकर कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर सकेंगे। आइन के आर्टिकल 189 में मुजवजा तरमीम में कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत का हर फैसला मुल्क के तमाम अदालतों बशमूल सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी आईनी अदालत पर बाइंडिंग नहीं होगा। आइन के आर्टिकल 190 में मुजवजा तरमीम के तहत तमाम एग्जेक्टिव और अदालती हुकाम अब सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी आईनी अदालत की मुआवनत करेंगे। आर्टिकल 199 में मुजवजा तरमीम के तहत हाई कोर्ट के अज खुद इख्तियारात को खत्म कर दिया गया है या किया जाएगा। आर्टिकल 200 में मुजवजा तरमीम के तहत सदर जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर किसी भी हाई कोर्ट के जज को उसकी मर्जी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकेगा। अब इसमें जो मरकजी नुक्ता है वो है एक नई आईनी अदालत का कयाम। सबसे पहले जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आप इस तजवीज को कैसे देख रहे हैं कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए? हुकूमत ये कहती है, इसका कॉन्सेप्ट, इसका मकसद ये है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस की वजह से अदालत सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ज्यादा लोड है, सुप्रीम कोर्ट रूटीन के केसेस सुने और 184, 183 और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो नई अदालत के पास जाएं। देखिए, ये मामला तो बहुत अरसे से डिस्कस हो रहा है कि इस मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं वो उनमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है बदकिस्मती से, और वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं बिला वजह। अनलाइक दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑपोजिशन अपना काम करती है और गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो अपने काम करते हैं, तो यहाँ पर चूंकि आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपना असर रसूख इस्तेमाल करके दूसरे दिन केसेस लगवा लेते हैं, एक दिन की नोटिस के बाद केसेस शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से हमारी जो कोर्ट्स हैं पिछले 2-3 साल में कॉन्स्टेंटली वो काम यही कर रही हैं, ये जो सियासी लोगों के जो केसेस हैं उनको सुन रही हैं। इससे क्या होता है? अब देखिए, जो हमारी अदालतों का जो कॉन्सेप्ट है कोर्ट्स का, वो ये था कि लोग आपस में लड़ने झगड़ने के बजाय, एक दूसरे को कत्ल गारत करने के बजाय वो जज के सामने जाएं, अपने केसेस बयान करें, अपने डिस्प्यूट्स बयान करें, कमर्शियल डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, दूसरे डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, और उनका फैसला लें। वो होता नहीं। हमारे यहाँ केसेस 20-20 साल तक चलते हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स तो 25-25 साल तक चलते हैं जी। और इस वजह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई जो बड़ी कंपनी है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो कहती है अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए हमारा किसी से तो 25 साल के लिए हम गए। तो ये सब चीजें इनकी वजह से जरूरी था कि कुछ ऐसा एक इंतजाम किया। तो सर, इसका एक हल तो ये भी हो सकता था और ये जेर गौर भी रहा है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाए, यानी 7 जजेस पर मुश्तमिल अगर एक नई कोर्ट कायम की जा रही है तो 7 जजेस की तादाद यहीं पर बढ़ा दी जाए, फिर भी तो मसला हल हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कि आप अगर कमर्शियल कोर्ट्स को अलग नहीं करेंगे, जो नॉर्मल कोर्ट्स होती हैं उनको, और ये जो सियासी केसेस हैं उनको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क का प्रॉब्लम है और दूसरी दुनिया के मुल्कों में ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, इंग्लैंड में मेरे ख्याल में पिछले 2 साल में मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस देखा और कोई नहीं। अमेरिका में कभी भी नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सियासतदान पहुंच जाता है कोर्ट में। तो ये चीजें जो है, इसको रोकने के लिए जरूरी है कि एक अलग अदारा बना जाए जो इन चीजों को देखता रहे, जब तक कि हम में मैच्योरिटी ना आ जाए, जब तक कि हमारी सियासी मैच्योरिटी ना आ जाए। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें रियासत आज़ाद साहब, ये इंटेंशन तो बड़ी अच्छी लगती है कि
पेंडेंसी ऑफ केसेस है, 20-25 साल से केसेस लटके हुए हैं, तो ये जो सारा कंज्यूम कर लेती है कोर्ट का टाइम, ये वाले केसेस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ये एक अलग अदालत को दी जाए, मसला इसमें क्या है? देखें, जहाँ तक आपने 20-25 साल का जिक्र किया, तो ये जब तहसील या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सिविल कोर्ट से मामला शुरू होता है, ये तब से काउंट हो रहा है, तब से ये काउंट होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 20 से 25 साल वाली बात जो है ना, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। हाँ, ओवरबर्डन जरूर है। अभी उन्होंने एडहॉक जजेस लगाए थे, इसी ग्राउंड पे लगाए थे कि पेंडेंसी ज्यादा है। आपने एडहॉक जजेस लगाए, 57,000 केसेस थे, आप 60,000 हो गए। ठीक है, तो बात ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है उसके लिए, मेरी जाती राय ये है, मैं मेरे से इख्तलाफ किया जा सकता है कि जैसे आप फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप एपलेंट शरीयत बेंच आपने सुप्रीम कोर्ट में रखा कि उसको डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि ये केसेस सुनेंगे, तो ऐसा एक बेंच सुप्रीम कोर्ट में बनाया जा सकता है। अगर आप एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एग्जिस्टिंग है उसको, तो आप फिर एक सिविल कोर्ट का दर्जा उनका रह जाएगा कि वो सिर्फ ये मार धाड़, कोई बकरी चोरी के केसेस सुनेंगे, फैमिली मैटर सुनेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मैटर मतलब मेरी जिंदगी का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है तो सर वो मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप उस सुप्रीम कोर्ट को एक और कोर्ट बना के उसका सबऑर्डिनेट बनाना चाह रहे, 189 को अमेंड करके उस जजमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे उसकी जजमेंट आप कह रहे हैं कि बाइंडिंग होगी, इसकी नहीं होगी। फिर उसकी जो तैनाती होगी वो एग्जीक्यूटिव करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बता दिया गया है कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर। फिर अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर ये होल्ड कर दिया गया, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात कर दी, एग्जीक्यूटिव को इंतजामिया से आपने अलग कर दिया। 77 साल हो गए हमने इस मुसीबत से जान छुड़वाई, 77 साल बाद आज फिर से अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती फिर इंतजामिया और वजीर आजम ने करनी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां है? तो मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और ऑल ऑफ सडन आप 57 आर्टिकल को अमेंड कर रहे हैं, जुडिशियल कमीशन को आप वो चेंज कर रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आप उसको बना देते, जुडिशियल कमीशन को और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा कर देते, एक जज की तैनाती हो जाती। जब उसका साल बाद कंफर्मेशन का टाइम आएगा, पार्लिमानी कमेटी कहती कि इसको कंफर्म करो, जजेस कहते कि इसको ना कंफर्म करें, तो फिर एक नई एक अनोमली जो है वहां से अराइज होगी। उसका क्या सोल्यूशन होगा? या वाइस वर्सा उसमें कहे आप कह रहे हैं कि इसके तमाम पहलुओं पर गौर नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो था ये एक मुत्तफिका आइन है। और दूसरी बात आप देखें, स्टेक होल्डर है, बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स हैं, आपने बगल से निकाल के एक बिल जो बाकी पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि हमारे तक भी नहीं पहुंचा, उस पर डिबेट करें, एक हेल्दी डिबेट करें, प्योरिफिकेशन के साथ सजेशंस लें, प्रपोजल्स लें और एक अच्छी लेजिस्लेशन लाएं और विद बोनाफाइडी लाएं फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फॉर वेलफेयर ऑफ द नेशन, फॉर वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री। अगर करते तो हम भी उसको सपोर्ट करेंगे। एंड इफ जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जिन जजेस को आप फेडरल कोर्ट बना रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर लेटर, उनको आप सबक सिखाने के लिए जा रहे हैं, तो वेदर यू कैन से दिस लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल रिफॉर्म इज बेस्ड अपॉन बोनाफाइडी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द मेलाफाइडी। लेकिन ये 199 पर तो मेरा ख्याल है जेयूआई ने इत्तेफाक ही नहीं किया ना। अगर वो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल और बड़े सेंसिटिव मामला थे, एक अमेंडमेंट पे आपको लंबी डिस्कशन और आउटपुट चाहिए। बगल से निकाल के अमेंडमेंट ले आएंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का जनाजा। अच्छा हाफिज साहब, एक तो ये है ना कि जल्दबाजी में लाया जा रहा है इस पे। अच्छा लेकिन मैं चलें वन बाय वन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, इस पर एक एतराज ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से ये है कि हमेशा से एक रूह रही है, कॉन्सेप्ट रहा है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया जाए, एग्जीक्यूटिव से के दबाव से निकाला जाए। यहां पर हम फिर देख रहे हैं कि नई जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी उसका चीफ जस्टिस हुकूमत अपॉइंट करेगी, उनके जो जजेस हैं उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वजीर आजम सिफारिश करेंगे सदर को और सदर वो लगा देंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए, तो वो कॉन्सेप्ट फिर कहां रहेगा? बिस्मिल्लाह असद, एक तो बात यह है कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव नहीं होती। पार्लियामेंट जो है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है और दुनिया भर के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ या पार्लियामेंट्स जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर अपॉइंटमेंट्स करती हैं। वो आपकी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी करती हैं और वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर करती हैं। दुनिया भर के अंदर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनी हुई हैं रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के अलावा, वो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी हैं। वो आपको जर्मनी में मिलेगी, ऑस्ट्रिया में मिलेगी, स्पेन में मिलेगी, आपको साउथ अफ्रीका के अंदर भी, इस तरह बहुत सारे ममालिक के अंदर है कि लोगों ने अपनी गिवन स्कीम के अंदर जो है
वहाँ के ऊपर जहाँ पे रेगुलर केसेस हैं उनका एक अलहदा प्रोसेस रखा हुआ है, और जहाँ के ऊपर आपके इंट्रा गवर्नमेंट्स या उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनका अलहदा रखा हुआ है। लेकिन जिन मुल्कों की आप मिसालें दे रहे हैं उनका पाकिस्तान से मवाजना करना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे ये बताएं, क्योंकि वहां पर सियासी रसूख इस तरह से नहीं होता। वहां पर कोई अखलाकियात होती हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को जो है ना आज आप देखें ना कि नहीं, मुझे ये बताएं, अपने कपड़ों के डिक्लेयर ना करने पर उनको सामना मुझे ये बताएं, आप अभी आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जो नैब की आई है, जिसके अंदर 2-1 से आया था, जो अभी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने उसके अंदर डाइसेंटिंग व्यू दिया है कि पार्लियामेंट की विजडम जो है वो हमारे 17 जजेस से भारी है। ये आपके सामने ही आई है ना, और उसी को डाइसेंटिंग नोट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 5 मेंबर्स बेंच है उसने एंडोर्स किया। तो क्या बुनियाद है उसकी बुनियाद को मोरालिटी तो नहीं है ना, उसकी बुनियाद ये है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है, हमारा काम इंटरप्रेट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम जो है उसके मुताबिक चलाना है, और पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन करना है। अब इस मुल्क के अंदर जो है 25 अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई है, 1973 से लेके आके 26 में गई है। आज तक कोई एक अमेंडमेंट नहीं है कि जो पार्लियामेंट ने पास की हो और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसे अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा हो। आपके सामने बड़ी बड़ी अमेंडमेंट्स आई, 18th अमेंडमेंट आई, 21st अमेंडमेंट आई जो आपकी मिलिट्री कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक थी, इसी पार्लियामेंट ने उसके अंदर किया। अभी आपकी पार्लियामेंट ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया, सारी दुनिया ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, आर्टिकल 191 के अंदर गए। उसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 10-5 से कहा कि नहीं, ये पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है, और उन्होंने उस चीज़ को अपहोल्ड किया। और वो सारे मेंबर्स जिन्होंने स्टे दिया हुआ था प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन के अलावा, उसके अंदर ये सारे लोग शामिल थे जो अभी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, या क्यू के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं। तो मैं ये समझते हूं कि हमें थोड़ा सा एक ब्रॉडली देखना चाहिए। अब ये उस चीज़ के अंदर कि 57 जो अमेंडमेंट्स आई हैं, अगर आप इनको प्रिसाइज करके देखें तो ये 2 या 3 एरियाज के अंदर है। बाकी फुल स्टॉप कॉलम हमने हर जगह डालना होता है कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट है वहां पे आपने नई एक कोर्ट बनाई है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन, बातें 3 एरियाज के अंदर की गई हैं। एक मैं ये समझता हूं कि जो पहले वाला हिस्सा है उसके अंदर बड़ा वजन है कि अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जाते हैं तो लोगों को पता होना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए, पार्लियामेंट को पता होना चाहिए, और उसके अंदर मैं समझता ये हूं कि गवर्नमेंट को इस मामले में प्रोएक्टिव होना चाहिए था ताकि ये बात उधर ना जाती। लेकिन अगर उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने स्टैंड लिया और उन्होंने उस चीज़ के अंदर आए और उन्होंने कहा नहीं, इसे ओपन करो और पीटीआई को भी आप इनको शेयर करेंगे, सारी जो पार्टीज हैं उसको गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि गवर्नमेंट ने वो बात मानी। ना गवर्नमेंट उसको कैबिनेट के अंदर लेके गई है, ना गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट के अंदर लेके गई है। अब आगे जो चीज आई है वो आती है जिसकी आप गवर्नमेंट को तो आप तब अप्रिशिएट करेंगे ना जब आप उनके पास नंबर पूरा हो और फिर भी वो मुशावरत कर रहे हो। नहीं देखिए ना, नहीं मुझे साहब उनके पास नंबर पूरा नहीं है, इससे मौलाना के पास गए, नंबर पूरा होता तो मुशावरत ना कर रहे होते शायद। ना वो नंबर नहीं है। जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है कि आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो 2/3 अक्सरियत के लिए गवर्नमेंट के पास है तो उसे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई बिल पेश कर देते या उसमें वोटिंग के अंदर चला जाता या सब प्रोसेस के अंदर आता तो बात तो तब थी ना। एक चीज आई है, किसी जगह सेंस ऑफ रियलाइजेशन आया, वो वापस आई है, पब्लिक की तरफ आई है। अब आपने बात की है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर, यही सारी पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको, आप पिछले 20 साल के इनकी स्टेटमेंट्स निकाल लें, जो पार्टी हुकूमत के अंदर आती है वो इस सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करती है, वो ये कहती है इसकी पावर्स कम की जानी चाहिए, एक नई अदालत उसके अंदर आनी चाहिए, जजेस के एलिवेशन का प्रोसेस ठीक होना चाहिए। दूसरी साइड क्या कहेगी? टाइमिंग ठीक नहीं है, बदनीति है, पार्लियामेंट कर नहीं सकती, ये सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो क्या इस नैरेटिव के अंदर हम कितने और साल चलेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बेहतर नहीं होनी चाहिए? और जो ये कहेगी एग्जेक्टिव का उससे क्या ताल्लुक है? पार्लियामेंट के आपके बंदे 13 बंदों का एक कॉम्पोजिशन आया है, उसमें से 4 जो है वो आपकी नेशनल असेंबली या सेनेट से हैं, 2 ऑपोजिशन के, 2 वो हैं, लॉ मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है, पाकिस्तान बार काउंसिल का 6 जज उसके अंदर शामिल है। दूसरा यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने सब ने सीओडी साइन किया हुआ है, चाहे अभी ऑपोजिशन के अंदर है या गवर्नमेंट के अंदर है, कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट चाहिए, हमारा बर्डन भी है इसके अंदर, हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के अंदर जाना चाहिए। और पिछले 14 साल से का, और अब हाँ अगली चीज ये है उसकी जुरिस्डिक्शन जो है या उसका प्रोसेस जो है या उसकी एलिवेशन जो है वो एक और चीज है, उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसे एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उससे ये लगे कि पर्सन स्पेसिफिक ना होनी चाहिए। जैसे रियासत साहब कह रहे हैं कि सबको शामिल करें बार काउंसिल। लेकिन अब आ गया है ना, अब मेरा आपका सबका काम ये है कि अगर ये चीज ओपन आ गई तो एक काउंटर नैरेटिव दें।
बार दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। रियासत अली आज़ाद साहब, आर्टिकल 17 की बात हो रही थी। आर्टिकल 17 जो है ये किसी जमात पर पाबंदी के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहले जाना था, अब एक नई जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगी उसके पास जाएगा, ये तजवीज़ किया गया था इस जुडिशल पैकेज में। ये देखें ना, इसमें जो 17(2) है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट द स्टेट हो, सॉवरेनिटी, प्रॉस्पेरिटी, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ होगी, उसकी कोई टेररिज्म इन्वॉल्व है। इससे पहले पीपीओ हुआ करता था, 2002 था पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, उसके अंदर भी प्रोवाइडेड था कि आप अगर ऐसी एक्टिविटी में कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो आप उसको बैन कर सकते हैं। जो 17(2) है उसके अंदर है कि अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसका रेफरेंस बनाने के बाद फेडरल गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। फिर वो देखेगी कि जो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ के किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी सफिशिएंट एविडेंस है, ऐसा ही होगा, तो मगर ये कोर्ट चेंज हो गई ना। फिर वही देखे ना, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल आउटसोर्स करने जा रहे हैं ना। वो इसलिए कि जिस कोर्ट को आप कॉन्स्टिट्यूशनल हाई सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, उसकी तैनाती कौन करेंगे? इंतजामिया करेगी, वजीर आजम करेगी। वो कौन होगा? जिसको हुकूमत चाह रही होगी। अगर मैं उनको सूट करता हूं तो मुझे लगा देंगे, आप सूट करते तो आपको लगा देंगे। और मैं इस वजह से इस चीज के खिलाफ हूं कि जो अदलिया का अपना एक इदारा है, हम हमेशा इदारों की बात करते हैं। सुप्रीम जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, लेजिस्लेशन, मदर ऑफ लेजिस्लेशन है, मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन उसके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो आर्टिकल 227 है उसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर वो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के खिलाफ लेजिस्लेशन करती है या कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 2 जो आर्टिकल 8 से 28 है उसके खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकती है। अब जब आप इसको उस कोर्ट में ले जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपके पीछे कोई मैलस है, कोई मेला ऑफ आइडिया। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के चक्कर में आप उसको बैन करने जा रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, उनको तो मैदान के अंदर मुकाबला करना चाहिए। अब आप ये करेंगे 8 से 28 के दरमियान, 8 से 28 के दरमियान एक आर्टिकल 17 को आप उठाएं और उठाकर कहें कि नहीं ये वाला जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास जाएगा, तो ये मैलाफाइड ही लगता है। जैसे कि राशा साहब कह रहे हैं, इस तरह है कि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और उसे आप सारी पार दे रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आएंगे वहाँ के ऊपर आपकी फेडरल ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो आती जाएगी। तो इसके अंदर ये मैलाफाइडी नहीं है कि जी सिर्फ उनकी पार उसे निकाल के दी जा रही है। जब आपने जुरिस्डिक्शन के अंदर कह दिया कि पाकिस्तान के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनको जो है वो डील आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी, तो उसके अंदर ये फेडरल गवर्नमेंट का एक रेफरेंस बेस्ड अंदर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसी प्रोविजन के अंदर है। और एक जगह नहीं, कई जगह आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ओमिट किया है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है वहां पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आई है, या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आई है जहां पे दोनों का वो एरिया बनता था। तो ये सिर्फ ये, और ये जो आपकी ये है ना कि आर्टिकल 17 की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनी, ये आपकी जाके बनी है 176 के नीचे जाके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है। अब अगली जो चीज है वो ये है, उसकी अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस है कि अगर आपने पहला उस प्रोसेस के अंदर को लेके आना है तो कोई मैकेनिज्म तो आपने देना है कि जी अगर आपने किसी को एक्टिव करना है तो उसके अंदर क्या है। अब अगला जो है उसके अंदर है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो 8 मेंबर्स पे मुश्तमिल है, जो आपकी होगी इसके पार्लियामेंट के अंदर होगी, और उसके अंदर उन्होंने प्रोपोर्शन बुनियाद के ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन जो उसे की हुई है। अब ये है कि पार्लियामेंट जो है, मैंने आगे भी आपसे गुजारिश की कि पार्लियामेंट एग्जेक्टिव नहीं है, पार्लियामेंट जो है वो इंडिपेंडेंट एक इदारा है और वो एक इस सारे सिस्टम के अंदर उसका एक सुपरा रोल है कि उसी से सारी चीजें ड्राइव करती हैं। पार्लियामेंट से ही आपकी जुडिशरी ड्राइव करती है, पार्लियामेंट से ही आपकी एग्जेक्टिव ड्राइव करती है, पार्लियामेंट से ही आपकी गवर्नेंस और ये सारी चीजें जाती हैं। तो पार्लियामेंट को ये डिस्क्रेडिट कर देना तो कि उसके अंदर पॉलिटिशियंस हैं और वो एग्जेक्टिव है नहीं है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल कमीशन, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? नहीं, देखें ना, उसकी देखें कि जो अभी आपके सामने एक कमीशन आया है उसके अंदर आप ये देखें कि 2010 तक जिस तक 18th अमेंडमेंट नहीं आई थी, हम सारों ने कहा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो डिस्क्रिशन बेस्ड है। कभी चीफ जस्टिस कह रहा है, कभी चीफ मिनिस्टर कह रहा है, कभी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, कभी कौर कह रहा है, और वन फाइन मॉर्निंग आ जाते थे। हमारी बाज की लॉयर्स की ये डिमांड थी।
उसके बाद क्या हुआ कि जी 18th अमेंडमेंट आ गई। उस 18th अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 175A जो था उसके दो कंपोनेंट थे। एक ये था कि एक सारी साइड के ऊपर जुडिशल्स लोग आए और उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी आई कि जो उसके लोग आए और उन्होंने कहा कि जो ये भेजेंगे वो जाके देखेंगे और पार्लियामेंट ने अपना एक रोल मुतय्यन किया। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर आप 19 अमेंडमेंट नहीं लेके आएंगे और हमारी इसके अंदर सुप्रीमेसी नहीं करें, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर असद जुडिशरी ये नहीं कहती कि मैं अपॉइंटमेंट करना मेरा हक है। अगर उनका हक है तो हम क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बेहतर करने की जरूरत है? इसका मतलब है जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है ना। अगर उस स्टेटस को ब्रेक किया गया, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी, उन्होंने कहा जी कि पहले वो उसको हमारा रोल बढ़ाएं, उस रोल के अंदर जब किया हमने एक और जजमेंट दे दी। जब जजमेंट उसके अंदर दे दी तो उसके बाद हुआ ये कि आपका जो 6 जज थे। लेकिन इस वक्त तो एक तसादुम की ऐसी कैफियत नजर आती है ना कि जिसमें किसके साथ तसादुम है? एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान यानी तसादुम ये नजर आता है ना कि आप जजमेंट्स को काबू करते हैं अपनी अमेंडमेंट्स के जरिए या कानून साजी के जरिए। कौन सी सर बताएं ना। आप 8-5 का फैसला आया, मुझे ये बता, मुझे ना अब आ जाते हैं आर्टिकल 63A के ऊपर जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इंसर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 63A की बात कर 63A की बात कर है कि नहीं है जी? बिल्कुल ठीक है। अगर उसका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है और उसके बाद ये मैं अब आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान के जो आपके स्टॉलवर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस वक्त बैठे हुए हैं उन्हीं के पॉइंट्स देख लेना। उन्होंने ये कहा हुआ है कि रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का या अदालतों का। उन्होंने ही कहा हुआ है कि हमारा काम गेट कीपर्स के तौर पे नहीं है कि पार्लियामेंट के बाहर पहले हम बैठ जाएं, हम स्क्रूटनी करें और फिर चीज अंदर जाए। सवाल यही है ना सर, मेरा सवाल आप सब ये है कि अगर अदालतों के फैसले को गैर मौसर करने के लिए कानून साजियां हों और कानून साजियों को गैर मौसर करने के लिए अदालतें जो हैं तो आप मजीद जजमेंट जारी करना शुरू कर दें। असद आप देखें कि पार्लियामेंट ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसे अभी पास नहीं हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर से अभी गया नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर्स बेंच बैठे, एक पिटीशन आई, अगले दिन उन्होंने कहा स्टे जी हम इसके ऊपर। ये दुनिया के किस मुल्क में होता है? ये कभी हुआ इस तरह? और उसके बाद जो आपका नैब का ये सारी जजमेंट्स आई थी जब आपके नहीं सुन ले ना, उसकी वजह ये थी ना कि एक खास हालात में, मुझे ये बताएं खास हालात में उसकी क्या इंटेंशन थी? मुझे ये क्या पाकिस्तान के अंदर जो फिक्सेशन ऑफ बेंच है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच जो था वो इशू नहीं था? क्या चीफ जस्टिस पे क्रिटिसाइज नहीं होता था? अगर उसके अंदर 3 मेंबर्स की कमेटी आ गई और उस चीफ जस्टिस साहब आप आइसोलेशन में देख रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के इस इकदाम को, नहीं फिर वही देख रहे हो कि उससे पहले क्या हुआ था? नहीं असद वो देखें ना, मुझे ये बताएं, मुझे बात एक नुक्ता तो ले लें, उससे पहले क्या हो रहा था? सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही थी कि इलेक्शन कराएं, हुकूमत कहती थी नहीं कराएंगे इलेक्शन, हुकूमत नहीं करा रही, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि इलेक्शन करवाएं उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। कहां है ऑर्डर लाए ना कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा? आपको पता है कि 9 मेंबर्स से बेंच से वो काम चला था, उसके अंदर 2 अलहदा हुए, 2 ने डिसमिस किया, सारा कुछ आया, वो कहां है ऑर्डर? ये तो आपकी तशरीह हो गई ना। नहीं तशरीह, मैं फैसले की तशरीह हुकूमत तो नहीं करेगी ना, फैसले की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। असद एक ही है कि जब भी कोई पाकिस्तान की अदालत फैसला करती है उसका एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है और वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है कि ये फैसला 5-3 से है या 3-2 से आया है या 7-3 के अंदर आया है। उसमें क्या लिखा था? उसकी पहली लाइन क्या थी? क्या कि ये 3-2 का फैसला है? कौन से वाला? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था नहीं तो जो बेंच वजाहत करके बता दिया जो बेंच आपने ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूट किया था, अगर उसके 4 मेंबर आप शामिल कर लेते तो फिर 6-3 हो जाना। वो जब रिक्यूज करके तो शामिल कैसे हो सकते? नहीं, जिन्होंने, मैं ये कह रहा हूं ना सर, ये तो मेरी और आपकी तशरीह हो सकती है ना। जिन्होंने डिसमिस किया और वो आज भी इस सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, जिन्होंने डिसमिस किया, आपने उनकी काउंटिंग क्यों नहीं की ना? बेंच तो वो है कि जो ओरिजिनली आपका अच्छा फिर वही देखें कि वही सुप्रीम कोर्ट दोबारा जब बैठती है उसके ऊपर 15 जज बैठते हैं, वो कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल नहीं हो रही और ये लॉ थी। तो फिर मतलब ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक ऐसी चीजें हैं कि जहां के ऊपर हम ख्वाहिशात के ऊपर चीजों को चलाना चाहते हैं। और अगर वो अब देखें अब आया है ना, अब जितनी वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे जो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ थे, आज वो कहते हैं कि जी 2 मेंबर की कमेटी बैठे ना, वो फलां कर ले वो फलां कर ले। तो फिर किसने किया? किसी पार्लियामेंट ने किया। तो फाइनली मैं इस चीज पे आऊंगा, वो ये है कि ना हमें पार्लियामेंट को इतना डिस्क्रेडिट करना चाहिए, ना जुडिशरी को डिस्क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन जो रोल है उसके अंदर जुडिशरी को रहना चाहिए और पार्लियामेंट का जो रोल है उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए।
63 के हवाले से रियासत साहब, अब ये तो बात ठीक है ना, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, एक ऐसी डेफिनेशन आ गई जो किसी ने भी कबूल नहीं की, सिवाय उस वक्त की वो पॉलिटिकल फोर्सेस जिनको उसका फायदा हुआ कि आप जी मुनहरिफ लोगों का वोट ही शुमार नहीं होगा। अब इसमें ये तरमीम तो ठीक मालूम होती है कि जी वोट शुमार होगा, लेकिन चाहे वो उसके बाद वो जो है वो मुनहरिफ अरकान उनकी रुकनीत मुअत्तल हो, ये खत्म हो जाए। लेकिन अब इसमें एक दिलचस्प बात यह कही गई है कि मुनहरिफ अरकान की रुकनीत से मुतल्लिक हतमी फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से अब नई कॉन्स्टिट्यूशन, सारा कुछ घूम घुमा के जा रहा है नई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास। तो देखें फिर से ये देखें ना, अब एक चीज मुझे बताएं, 12 जुलाई की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो सेट साइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वो जो सुप्रीम कोर्ट की 1972 सुप्रीम कोर्ट है आसमा जिलानी केस और प्लस 2007 तसद्दुक जिलानी साहब की जजमेंट है कि अगर फाउंडेशन इलीगल है और उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा वो भी इलीगल कंसीडर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया, वो दोनों फैसले सेट असाइड कर दिए, एंटी स्टेटस को चले गए। सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी व्यू आ गया और उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, कभी वजाहत मांगी गई कभी कुछ, वो भी आ गई। तो क्या मुझे बताएं कि जो आर्टिकल 189 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, वो ये कहता है कि जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द इंस्टीट्यूशन। आप क्या बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मैंडेट को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं? नहीं, अभी तो ये भी बहस हुई ना कि जी ये फैसला जो आया है, चूंकि ये गैर आईनी फैसला है, इसलिए इसको इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया, मेरे आपके कहने से गैर आईनी हो जाएगा। सर देखिए ना, अभी 12 जुलाई की जजमेंट आई, सर 12 जुलाई के जजमेंट पर हुकूमत ने उसको जिससे भी इंप्लीमेंट करना था, उन्होंने कहा कि जी गैर आईनी जजमेंट। कौन होते हैं? बाइंडिंग है, बाइंडिंग फोर्स है। अगर आप नहीं करेंगे तो आर्टिकल 204 है जिसकी सब आर्टिकल ABCD है। आप बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन आप सुप्रीम कोर्ट को आउटसोर्स कर सकते हैं, उसके मैंडेट को उठा के। ये कंटेम्प्ट है। आप कहां बैठे हुए? अगर आप बोनाफाइडी शो करें, ये तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इंप्लीमेंट करे, ताकि उसकी अपनी सेंटिटी जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं और आजाद अदलिया का जो अपना एक मैंडेट है वो भी अपनी जगह पे कायम रहे। आप ये कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में हूं तो सारे इदारों का इख्तियारात मुझे दे दो, सुप्रीम कोर्ट भी मैं हूं, उसके फैसले को गलत सही भी, आईनी और गैर आईनी भी मैं डिक्लेयर करूं। आपको कौन मैंडेट देता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आईनी या गैर आईनी डिक्लेयर करे? वो आपने क्यों बनाई? सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों बिठाए? उन्होंने को खुद मेरी तरह जाके बैठ के अपनी कुर्सी लगा के वहां बैठ गया कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट का जज और मैं ये फैसला देता हूं। बाय विर्चू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जुडिशियल कमीशन के जरिए है, उनकी तैनातियां कैसे हुई? तो मैं ये समझता हूं कि हर शख्स को अपने डोमेन में रह के इस मुल्क के लिए सोचना है। सिर्फ ये नहीं है कि वो पंजाबी कहते हैं कि अपने पाव गोश्त की खातर अगले दिन मज मार दो, ये नहीं है। इस तरह से मुल्क और कौमें नहीं करती। जिन मुमालिक की मेरे भाई ने भी मिसालें दी ना, वो 400-500 साल हमसे आगे हैं। वो ये बदनीति से लेजिस्लेशन नहीं करते, वो बदनीति से पॉलिटिक्स नहीं करते, वो प्रिंसिपल्स की सियासत करते। उनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। यूके में आप जाएं तो मोस्टली सारे केसेस हाई कोर्ट में जाके खत्म हो जाते हैं। कोई ह्यूमन राइट्स के केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते। हमारे यहां रोज आप इतनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है कि आप 50 अदालतें पे लगा लें तो आप उनको इंसाफ नहीं दे सकते। ये हमारे मुल्क की जो विक्टिमाइजेशन का निजाम है। आप इसकी मिसालें यूके से दें, आप इसकी मिसालें पेरिस से दें, आप इसकी मिसालें जर्मनी से दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। हमने तो 77 साल में आके अभी ये कुछ चीजें डेवलप की थी जिसका हम बाय विर्चू ऑफ दिस जुडिशियल रिफॉर्म्स हम जनाजा निकालने के लिए जा रहे हैं। आपने 1973 में एक मुतफिक, उससे पहले आपका 35 का इंडियन एक्ट था ना कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन लिया। 56 का आपने तजुर्बा किया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फेल हो गया। आपने 62 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फेल हो गया। 73 में जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को यह क्रेडिट जाता है, यह जुल्फकार अली भुट्टो की उस पार्टी को जाता है जिन्होंने मुतफिक का एक आइन दिया था। आज आपने उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आपने जमीन आसमान एक कर दिया इतनी इमरजेंसी में। ये इतना सेंसिटिव मामला है, एक एक आर्टिकल के ऊपर आपको हफ्ता 10 दिन डिबेट करनी है। उसके सारी आप मतलब ये रातों रात नहीं हो सकता आप कह रहे हैं? हाँ, वो ऐसा पॉसिबल नहीं। आप देखिए इस मुल्क के अंदर
इदारों की अपनी अपनी सेंटिटी है, ट्रांसग्रेशन नहीं होनी चाहिए। आजाद अदलिया हुकूमतों के फायदे में हुआ करती है और हमेशा अदलिया जो है वो आइन और कानून के मुताबिक, उन्हें भी अपने डोमेन से बाहर नहीं जाना, ठीक है, आजादी है, लेकिन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ। मेरे भाई ने अभी उसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का रेफरेंस दिया, 199 को आप नरेशन पढ़े, उसकी वर्डिंग पढ़े, मेरा इख्तलाफ है उस पर मेरा जाती तौर पे, उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ सुप्रीम कोर्ट शेल मेक अ रूल्स, यानी पार्लियामेंट ने बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल तमाम अख्तियारात तफवीज कर दिया, डेलीगेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपना बिजनेस चलाने के लिए रूल्स बनाए। पार्लियामेंट ने उसके ऊपर लेजिस्लेशन करके ये एक्ट ले आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2024। तो बात ये है कि जब आपने एक दफा अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को डेलीगेट कर दिया कि आप उस पर दोबारा लेजिस्लेशन कर सकते हैं, तो सारी चीजों को देखना है। उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी पार्लियामेंट ने ये सही बनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इत्तेफाक कर लिया, वो तो ठीक है। अगर आज वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को व्यू करते तो आप कहें नहीं, ये तो अपने उस डोमेन से बाहर जा रही, जो आपके हक में फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, अगर आपके खिलाफ आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक्सीड कर रही, ऐसा नहीं होता। और आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और कोर्ट बना के आप क्या इस मुल्क के अंदर निजाम। हाफिज साहब ये बताइए कि अभी जो बात हो रही थी, क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आईनी करार देकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन से इनकार कर दे? देखें, आर्टिकल 189 के नीचे जो है वो सारे के सारे पाकिस्तान के इदारे जो हैं और एग्जेक्टिव जो है वो इस चीज़ को पाबंद है कि उन फैसलों पे अमल दरामद करे। लेकिन साइमल्टेनियसली ये है कि पार्लियामेंट के पास ये काम है कि वो अपनी एक लेजिस्लेशन जो है वो कर सकते हैं, और अगर लेजिस्लेशन गलत है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको जुडिशल रिव्यू के ज़रिए अनडू कर सकती है। अब जिस तरफ आपने इशारा किया है, जो अभी वो आप 12 जुलाई वाली जजमेंट की थी, उसके अंदर डायरेक्शन गवर्नमेंट को नहीं है, उसके अंदर डायरेक्शन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो 12 जुलाई तभी मैंने कहा कि हुकूमत या कोई इदारा नहीं, अब आ जाते कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। अब उसके अंदर यह है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को उसी जजमेंट के अंदर कहा गया कि अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्लैरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। जिस हद तक उन्होंने समझा कि इम्प्लीमेंट हो सकता है उन्होंने कर दिया, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ले गए उनकी ऑर्डर की मुनासबत से। अगर सुप्रीम कोर्ट न कहती तो फिर ये था कि ये डिफाइंस थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद एक रिव्यू का ऑप्शन दिया, और उसके बाद जब उस टाइम के अंदर उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया। अब ये है कि सैटरडे वाले दिन अब एक उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आई है। अब वो जो क्लैरिफिकेशन आई है उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने विद ड्यू रिस्पेक्ट बातें की हैं कि जी वो अमल नहीं कर रहा। भी अमल तो आपने कहा था कि अगर प्रॉब्लम आए तो आप आएँ। दूसरा, उनके कॉन्डक्ट पे बात की है कि जब वो आपके पास आ गए हैं तो आपका काम ये है कि आप उनको बुलाते और फैसला कर देते, और कोई भी दरखास्त असद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीएम की सूरत के अंदर जाती है उसके ऊपर जो है प्रॉपर नोटिस होते हैं। जब इसका नंबर लग गया, पीटीआई ने एक अपनी दरखास्त दी। इस 8 रुकनी बेंच का काम यह था कि ये चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करते कि हमारे ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर 2 एप्लीकेशंस आ गई हैं, हमें इसकी इजाज़त दे, चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर वो चीज़ भी है, और दूसरा उस प्रोसीडिंग की कंटिन्यूटी भी थी क्योंकि चीफ जस्टिस जो थे वो उसका हिस्सा थे। अब ये है कि ना उसके ऊपर आपने नोटिस किया। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप बगैर सुने किसी को फैसला नहीं कर सकते। तो ये फैसला तो नहीं है, तो ये तो क्लैरिफिकेशन है। देखें, उन्होंने एक उनको जजमेंट का कुछ हिस्सा समझ नहीं आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जो सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 51 के नीचे जो है 2 डिक्लेरेशन नहीं आ सकते, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक ही कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को फिर जवाब देना चाहिए था ना कि 2 नहीं, एक ही है और 2 गलत हैं। अगर आर्टिकल 106 पे बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट जवाब देती। उन्होंने कहा कि 104 जो इलेक्शन एक्ट है उसके नीचे जितनी देर तक इलेक्शन शेड्यूल के अंदर को पार्टी जमा नहीं करवाएगी उसको हम एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट के लिए डिसएंटाइटल है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रूल 94 के अंदर सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 51 के अंदर कंसीडर की जाएगी जिसको इलेक्शन सिंबल मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी जवाब नहीं दिया और आपने एक फैसला कर दिया। अब एक फैसला आप देखें ना कि आज सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिफिकेशन भी आई है कि जी इस केस के अंदर कोई नोटिस नहीं आए। तो क्या नोटिस देने से अगर कर लिया जाता है या उन्हें बुला दिया जाता, या उससे पहले यह है कि आप 2 माह से एक जजमेंट जो है वो नहीं आई हुई, उसकी रीजनिंग देते कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रॉब्लम है। साहब बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।